नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं विवेक जोशी, एक शिक्षक, प्रेरक वक्ता और एजुकेशनिस्ट आप सभी के सामने एक बार पुनः प्रस्तुत हुआ हूं शिक्षा के जैसे एक बहुत ही गहरे विषय के ऊपर मैं चर्चा लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने मेरे पिछले सेशन के अंदर में, जिसके अंदर में मैंने शुरुआत करी थी शिक्षा की नीति को समझने के लिए, जिसमें मैंने शुरुआत करी थी कि किस प्रकार से शिक्षा के अंदर में एक क्रांति लाई जा सकती है, शिक्षा के अंदर में किस प्रकार से युवाओं का योगदान हो सकता है अपने भारत को, अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए, किस प्रकार से हम अपनी शिक्षा के अंदर में वो बदलाव ला सकते हैं जो कि हमारे प्राचीन समय के अंदर में गुरुकुल विधा के अंदर में, गुरुकुल के पैटर्न के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती थी लोगों को, बच्चों को, वो शिक्षा का प्रारूप किस प्रकार से पुनः स्थापित किया जाए जिससे कि हमारा राष्ट्र विश्व के अंदर में एक जो पोजीशन के ऊपर में इस समय है, उस पोजीशन के अंदर में कुछ इंप्रूवमेंट कर सके। तो दोस्तों, उसी चर्चा को कंटिन्यू करते हुए आज हम सभी आपसे ये एक अनुरोध लेकर के आए हैं कि पहली बात तो यह कि जो चर्चा हम यहाँ पर रखे हैं, जो चर्चा हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारे मेरे मित्र, मेरे सीनियर्स, बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद, मुझसे या फिर हमारी टीम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछली वीडियो को बहुत प्यार मिला, बहुत समर्थन मिला, आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे सजेशंस मेरे पास में इस प्रकार से आए कि ये जो प्लेटफॉर्म आज के युवाओं के लिए शिक्षा को समझने के लिए और शिक्षा के अंदर जो परिवर्तन ला करके आज के आने वाली जनरेशन को जो हम लाभान्वित कर सकते हैं, उस पर किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, आज समझेंगे। मैं आने वाले 3 से 4 सेशंस के अंदर में आप सभी के सामने बातें रखूंगा। हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 में हमारे जो मौजूदा सरकार है, सरकार के माध्यम से जो शिक्षा नीति दी गई, जिसके ऊपर में बहुत पूर्व से कार्य चल रहा था, 1960s के अंदर में बहुत सारे परिवर्तन लाने के लिए, 70s के अंदर में बहुत सारे परिवर्तनों को लाने के लिए जो एक नीति के अंदर में कुछ चीज़ें पेंडिंग चल रही थी, उन पेंडेंसीज को 2019 के अंदर में पूर्ण करने के बाद में 2020 के अंदर में एक शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। वो शिक्षा नीति को हम किस रूप में देखते हैं, वो शिक्षा नीति वास्तविकता में हमारे लिए कितनी कारगर हो सकती है, इन सभी बातों का आज हम चर्चा का आरंभ करेंगे। एक प्रारंभ है शिक्षा के अंदर बदलाव के लिए। समझना होगा दोस्तों, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हमारे संविधान के अंदर में, हमारे लॉज के अंदर में, हमारे कानून के अंदर में कुछ चीजें ऐसी बना दी जाती हैं जो कि कागजों के ऊपर तो चलती हैं, लेकिन वास्तविकता में जब हम बात करते हैं धरती के ऊपर में उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, बहुत सोचनीय, विचारणीय विषय हो जाता है वो। क्या वास्तविकता में हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मेकिंग है, वो वास्तविकता में ग्राउंड लेवल के ऊपर में इंप्लीमेंट हो पाएगी या हो रही है या फिर होने की कोई संभावना बनती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे मध्य। उन बातों को समझने से पहले कुछ एक नॉर्मल बातों को समझना शुरू करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर में जब एक बदलाव की बात की जाती है, तो निश्चित रूप से आज का जो शिक्षा का पैटर्न, जिसको हम और आप और हमारी पीढ़ियां जो इसको फॉलो कर रही हैं, वहां पर बहुत सारी कमियां देखी जाती हैं। क्या वास्तविकता में शिक्षा का प्रचार सही मायनों में, सही तरीके से हम कर पा रहे हैं? क्या वास्तविकता में जो हमारे बच्चे आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या वास्तविकता में काबिल बन पा रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न होता है। क्या मोटी मोटी किताबों को पढ़ने के बाद में, बड़े बड़े स्कूल्स में जाने के बाद में जो बच्चों के अंदर में एक शिक्षक इंक्लूजन हो रहा है, क्या वो वास्तविकता में फायदेमंद है उनके लिए? या फिर हम बात करें कि स्कूली एजुकेशन के बाद में, जब स्कूल में बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद मध्य स्कूल की एजुकेशन और उसके बाद में जो
हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस की तरफ में, विश्वविद्यालयों की तरफ में जो बच्चों का आगमन आता है, होता है, क्या वो वास्तविकता में बच्चों का निर्माण कर पाता है, उनको स्किल्ड कर पाता है? ये बड़ा प्रश्न है। शिक्षा नीति को परिवर्तित करने की या शिक्षा नीति के अंदर में जो अमेंडमेंट्स किए गए, जो बदलाव किए गए, उनकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? ऐसा निश्चित रूप से माना जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी त्रुटियां थी, कहीं ना कहीं हम बहुत डीप में जा रहे थे, जहां पर हमें आगे बढ़ना था वहां पर हम बहुत पीछे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से इन परिवर्तनों को करने की एक जरूरत आन पड़ी। और जरूरत आन पड़ने के बाद में जो एक नीति को कागजों के ऊपर में, एक नीति को जब हमने पेपर्स के ऊपर में डिजाइन कर दिया, तो क्या वो वास्तविकता में आज स्कूल्स के ऊपर में इंप्लीमेंट हो पा रहा है? दोस्तों, कुछ वाकये आपके साथ में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। कोरोना काल के बाद में बहुत सारे परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हमको देखने को मिले। आज टेक्नोलॉजिकल युग के अंदर में जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षालयों से जब बच्चे दूर हुए कोरोना में, लॉकडाउन के दौरान, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से शैक्षिक व्यवस्थाओं से जोड़ने के लिए बच्चों को बहुत सारे प्रबंध किए गए, जो कि हर एक लेवल पर हुए। सरकार के लेवल पर भी हुए, स्कूल्स के लेवल पर भी हुए, और छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स के लेवल पर भी हुए। लेकिन जब उन व्यवस्थाओं के माध्यम से बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया, तो क्या वास्तविकता में वो जो प्राप्त बच्चों ने शिक्षा की, वो उसी लेवल की शिक्षा थी जब वो स्कूल्स में जाकर के एक ऑफलाइन कंटेंट, ऑफलाइन स्कूल्स में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे? क्या वही लेवल, वही उसी प्रकार की शिक्षा उनको प्राप्त हो रही है? इसका जवाब है ना। यदि आज 100 बच्चे डिजिटल माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से, कंप्यूटर्स के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो 100 बच्चों में मात्र 4 बच्चे या 5 बच्चे ही ऐसे हैं जो कि 100% उस शिक्षा को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। बाकी जो 95% बच्चे हैं, वो आज उस शिक्षा का पूरी तरीके से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है शिक्षा के प्रति। उसका कारण भी है दोस्तों, क्योंकि हम उतना डेवलप नहीं हैं। आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में उतना ज्यादा समृद्ध नहीं है कि बच्चों की एप्लीकेशंस, क्योंकि हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज करते हैं जो कि सिक्योर नहीं होती हैं। हम जो एप्लीकेशंस कंप्यूटर के ऊपर में, मोबाइल फोन्स के ऊपर में यूज कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें बीच में बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी आता है जो कि बच्चों की मानसिकता को परिवर्तित कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। बच्चा कोई क्लास में किसी कंटेंट की खोज में जब गूगल पर आता है, तो गूगल पर क्योंकि बहुत सारी सामग्री इस प्रकार की है जो कि बच्चे की मानसिकता को डाइवर्ट कर देती है। कहां तक बच्चे के साथ में बैठ करके उसके पेरेंट्स या फिर उसके गार्जियन उन बच्चों की शिक्षा को देने में उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हेल्प कर सकेंगे? कब तक वो अपना काम छोड़ करके उन बच्चों को ये मदद कर सकेंगे? तो इसके लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है डिजिटल होना या फिर टेक्नोलॉजी को प्रयोग करना। मैं ये नहीं मानता कि वो गलत है, वो सही है, लेकिन सही प्रारूप में, सही तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। सही तरीके से जब हमारे पास में प्लेटफॉर्म्स होंगे, तब उनको बच्चों के बीच लेकर के जाना होगा, क्योंकि ये बात बहुत समझने योग्य है। 1 साल या 2 साल का बच्चों की शिक्षा का जो गैप आएगा, वो आने वाले समय में हमारे लिए कितना पीड़ादायक होगा। ये 2 साल के जो बच्चों का गैप, शिक्षा के अंदर में बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने का जो ये गैप आएगा, इसको फिल करने के लिए हमें कई वर्षों का समय स्पेंड करना पड़ेगा, ये हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज ही सुबह प्रातःकाल एक वीडियो मैं देख रहा था, एक YouTube के ऊपर में मेरे एक भाई ने एक वीडियो डाली हुई थी। मैं बहुत फेवर में हूं। जब हमारे भारत के अंदर में, हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें, तो जब हर प्रकार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया कोविड-19 की समस्या के बाद में, आज कई सारे कार्यक्रम, कई सारे सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट लेवल पर जो कार्यक्रम या फिर संस्थाएं या फिर जो भी ऑफिसेज, कार्यालय, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो सुचारू कर दी गई। तो शिक्षा के विद्यालयों को क्यों बंद रखा गया अभी तक? या फिर जहां पर शुरुआत भी की गई है, दोबारा से उन शिक्षालयों को बंद करने की बातें क्यों शुरू करी जा रही हैं?
हम शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे जहां पर भ्रमित हो रहे हैं, जहां पर बच्चे का इंटरेस्ट शिक्षा से धीरे धीरे हट रहा है, वहां पर क्यों नहीं हम प्रयास कर रहे इस प्रकार का कि बच्चे शिक्षा से दोबारा से उसी ऊर्जा के साथ में जुड़े जिस ऊर्जा के साथ में वो आज से 1 वर्ष पूर्व कोरोना के काल के दौरान से पूर्व थे। क्यों नहीं ऐसा हम सोच पा रहे, क्यों नहीं हम ऐसा प्रयास कर पा रहे हैं? दोस्तों ये बहुत ही, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी के खिलाफत में नहीं हूं, मैं किसी के अगेंस्ट में ये बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बहुत ही खुले विचारधारा वाली बात रखना चाह रहा हूं आप सभी के माध्यम, आपके सभी के बीच में इस वीडियो के माध्यम से, कि जब बाकी सारी व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा सकता है तो शिक्षा की व्यवस्था को, स्कूल्स की व्यवस्था को क्यों नहीं सुचारू किया जा सकता? क्यों आज हम बार बार स्कूल्स के ऊपर में प्रहार कर रहे हैं? क्यों आज हम बार बार शिक्षालयों और शिक्षा के ऊपर में प्रहार कर रहे हैं? इस कोरोना का, इस लॉकडाउन का, मैं फिर कहता हूं, व्यवस्थाएं सुदृढ़ करनी है। व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करके शिक्षा के बीच में यह गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बीच में यदि यह गैप आ गया, बच्चों का जो डेवलपमेंट, हमारा जो साइकिल है, उसके अंदर में थोड़ा सा भी गैप आया तो उसको भरपाई करने में हमें बहुत समय लग जाएगा। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य यह विषय है, जिस पर मैं आप सभी जितने भी हमारे साथी जो कि शिक्षा के ऊपर में कार्य कर रहे हैं, उन सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय को एक त्वरित रूप में लेकर के इस विषय के ऊपर में चर्चा परिचर्चा का शुरुआत कीजिए, जिससे कि हमारी सरकार इनके ऊपर में डिसीजन लें, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का अनहोनी ना हो पाए। दोस्तों वापस आते हैं शिक्षा के ऊपर में। जब हम शिक्षा नीति की बात करते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो कितना फ़ायदेमंद है और कितना नहीं है, वो बाद में हम निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन उस शिक्षा नीति के अंदर में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसका हम आज शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4 भागों में बांटी गई। पहला भाग स्कूल की शिक्षा का होता है, जिसके अंदर में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के स्कूल की शिक्षा जो बच्चे को मिलती है उसके अंदर में क्या परिवर्तन लाए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा भाग उच्चतर शिक्षा का होता है, यानी कि जब बच्चा स्कूल से निकल करके कॉलेज में पहुंचता है तो कॉलेज की शिक्षा का प्रारूप क्या होना चाहिए, उस प्रारूप को हम डिस्कस करेंगे। तीसरे भाग के अंदर में अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, जिनके ऊपर में हमको सोचना है, समझना है, विचार करना है और उनके ऊपर में इंप्लीमेंटेशन करना है। तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे पॉइंट्स इस प्रकार के रखे हैं, जिसके ऊपर में टाइम टू टाइम इंप्लीमेंटेशन करके हम अपने शिक्षा को और ज़्यादा मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से इसे क्रियान्वयन में लाया जाए, तो उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, यह हम भाग 4 में यानी कि पार्ट 4 के अंदर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं हम इन चारों भागों को डिस्कस करना, क्रमशः एक एक करके हमारे सेशंस के अंदर में हम इसे डिस्कस करेंगे। आज शुरुआत करते हैं कि इन भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 के अंदर में जो हमारी शिक्षा नीति के जो पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों जब हम भाग 1 में स्कूल की शिक्षा के अंदर में जाते हैं तो स्कूल की शिक्षा में जो हमारा नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया गया उसके अंदर में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, सीखने की नींव, यह पहला अध्याय लिया गया। इसके अंदर में जिस प्रकार से यह टॉपिक है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, सीखने की नींव, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, शिक्षा नीति के अंदर में यदि हम मनोस्थिति, यदि हम अपने जीवन शैली के रूप को यदि संजो करके रखते हैं, यदि हम यह समझ पाते हैं कि किसी भी बालक या बालिका के लिए, किसी भी बच्चे या बच्ची के लिए जो प्रारंभिक पाठशाला होती है वो उसका घर, उसका परिवार होता है। जब भी बच्चा हमारे घर में पैदा होता है, पहले ही दिन से जब वो बच्चा जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ता है, जिस प्रकार से वो डेवलपमेंट करता है, उसी प्रकार से वो निरंतर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करता है। क्या सीखता है? वह अपने आसपास की व्यवस्थाओं को, सबसे पहले वो अपने माता पिता को, अपने घर परिवार के लोगों को, उसके बाद में उसके घर में आने वाले और भी व्यवहारिक लोगों को, इस प्रकार से जो भी आसपास की व्यवस्थाएं हैं उनको देखता है, सुनता है, समझता है और उसी प्रकार से अपने व्यवहार के अंदर में उन चीजों को लाता है।
इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रारंभिक पाठशाला है किसी भी बच्चे के लिए, वो उसका घर होता है, उसका परिवार होता है। तो हम सभी को ध्यान देना होगा, सिर्फ सरकार ही नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि एक शिक्षा नीति को बना देना और इस शिक्षा नीति को कागजों के ऊपर में इंप्लीमेंट करने के लिए आदेशित कर देना, अपितु हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी हम अपने बच्चों, जहां पर छोटे बच्चे हैं, उनके आसपास का माहौल कुछ इस प्रकार का बना करके रखें ताकि बच्चों का इंटरेस्ट शिक्षा के प्रति, बच्चों का इंटरेस्ट हमारे धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारी इनोवेशंस के प्रति, हमारी अच्छी चीजों के प्रति, सकारात्मकता के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागृत हो। ये हमारी अपनी, हम सभी का परम कर्तव्य होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारी शिक्षा नीति के अंदर में यही चीज पे ऊपर में ध्यान दिया गया कि किस प्रकार से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों की जानकारी, अच्छी चीजों का ज्ञान, उसकी भाषा का प्रयोग और किस प्रकार से उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उसके लिए उसका दिशा निर्देशन किया जाए। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है। उसके बाद में बात आती है जब बच्चा घर से निकलता है, क्लास केजी में या फिर प्रारंभिक कक्षाओं में जब पहुंचता है, तो उस बच्चे की जो बुनियादी साक्षरता होती है और जो संख्या ज्ञान होता है, उसको किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए, उसके ऊपर में पूरा का पूरा ध्यान हमारी शिक्षा नीति का जाता है। और किस प्रकार से बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता को पूर्व शर्त निर्धारित किया जाए, यह हमारी शिक्षा नीति के अंदर में इंक्लूड किया गया, जिससे बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के साथ में एक स्किल्ड होने का अवसर प्राप्त होता है। दोस्तों, उसके बाद में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है कि ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना। जैसा कि मैंने अपने पिछले सेशन में भी आप सभी को बताया था कि आज जब हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो शिक्षा का अधिकार हमें दे तो दिया गया, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत यह तो कह दिया गया कि हर एक बच्चे का शिक्षा के ऊपर पूरा अधिकार है और किसी भी विद्यालय में किसी भी बच्चे का एडमिशन पूरी सततता के साथ में करना पड़ेगा, बच्चे को एडमिशन देना ही पड़ेगा। किंतु विडंबना है, दुख है कि सिर्फ कागजों के ऊपर चलने वाली यह नीतियां, कागजों के ऊपर चलने वाली ये सारी स्कीम्स धरातल पर आकर के फेल हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज भी हमारे समाज में ऐसे हैं जो कि स्कूल्स तक पहुंचते हैं। स्कूल्स तक पहुंचने के बाद में जब एडमिशंस कराने जाते हैं तो बहुत सारे कारणों से, उनके डॉक्यूमेंटेशन पूर्ण ना होने की वजह से, या फिर उनके माता पिता का साक्षर ना होने की वजह से, या फिर XYZ बहुत सारे कारणों की वजह से उनका दाखिला रोक दिया जाता है। वो बच्चे 2 दिन बच्चों के साथ में उनके माता पिता 2 दिन, 4 दिन, महीने भर, 2 महीने भर यहां से वहां, इस नेता के घर से उस नेता के घर, उस अधिकारी के घर से दूसरे अधिकारी के घर, उस जानकार के घर से दूसरे जानकार के घर, एक दूसरे के संपर्क में जाकर के प्रयास करने में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से मेरे बच्चे का एडमिशन इस विद्यालय में हो जाए। लेकिन विडंबना, दुख की बात कि उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है। परेशान होकर के वो गरीब बेचारा अपने बच्चे को अपने घर लेकर के चला जाता है और वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ घर में रह करके दिन प्रतिदिन बड़ा होता है और वो किस प्रकार के समाज का निर्माण करता है, ये सभी आपके सामने है। तो हमें ध्यान देना होगा इस शिक्षा नीति के अंदर में यह चीज को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है कि किस प्रकार से ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों के ऊपर में ध्यान दिया जाए, किस प्रकार से ड्रॉप आउट एडमिशंस के ऊपर में ध्यान दिया जाए, ताकि हर बच्चा स्कूल्स तक, हर बच्चा विद्यालय तक पहुंच सके। बहुत अच्छा विचार नीति के अंदर में किया गया। उसके बाद में स्कूली शिक्षा के भाग के अंदर में जब हम विचार करते हैं तो एक नीति बनाई गई कि स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम, समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात इंक्लूड की गई है दोस्तों शिक्षा नीति के अंदर में कि जब भी हम किसी भी विषय वस्तु को एक एंटरटेनमेंट के साथ में रुचिकर बना करके पढ़ाई में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो बच्चा निश्चित रूप से उसको बहुत अच्छे से समझ पाता है। किसी भी विषय को रुचिकर बनाना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी बच्चे को समझाने के लिए। यदि हम अपने घरों पे उदाहरण लें तो बच्चे को जब हम शिक्षा दे रहे हैं और उस शिक्षा का माध्यम बहुत ही इंटरटेनिंग है, बहुत ही ऐसा
है जिससे बच्चा जुड़ करके उन चीजों को सीख रहा है, तो वो हमारे और आपके और हमारे भविष्य के बच्चों के निर्माण के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमारी नई शिक्षा नीति के अंदर में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसका मैं बड़ा स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाग 1 की स्कूल शिक्षा के अंदर में जो अगला पॉइंट लिया गया है वो लिया गया है शिक्षक से संबंधित। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि शिक्षक किसी भी शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व होता है। तो शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, शिक्षक के अंदर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, यह पूरा ध्यान इस शिक्षा नीति के अंदर में रखा गया है। यदि यह पूरा पूर्ण रूपेण धरातल पर इंप्लीमेंट होता है तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास मानिए दोस्तों कि हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मित्रों, समता मूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम हो, ऐसा पूरा ध्यान हमारी इस नई शिक्षा नीति के अंदर रखा गया है। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस को किस प्रकार से हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर में नियत किया जाए, इस बात का पूरा ख्याल हमारी इस नई शिक्षा नीति के अंदर में रखा गया है। दोस्तों, स्कूली शिक्षा के भाग 1 के अंदर में जो आखिरी पॉइंट हमारी शिक्षा नीति में लिया गया है वो है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन। तो इस बात का ध्यान रखा गया है। तो मैं मित्रों आप सभी से यही कहना चाहूंगा, जब हम भाग 1 शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा पद्धति को किस प्रकार से इंप्रूव किया जाए, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, किस प्रकार से हमारे जो शिक्षा से संबंधित एसेट्स हैं लाइक शिक्षक, विद्यार्थी और विद्यार्थियों का और शिक्षकों का शिक्षा देने का जो स्थान यानी कि विद्यालय, उस प्रकार उस व्यवस्था को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इन सभी बातों का ख्याल पूर्ण रूपेण हमारी शिक्षा नीति के अंदर में, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया, उसके अंदर में पूर्ण रूपेण रखा गया है। तो दोस्तों, आज आप सभी के सामने मैं सिर्फ भाग 1 की स्कूल शिक्षा से संबंधित इन बातों के ऊपर में ही आपका प्रकाश डालना, आपके ऊपर इन पॉइंट्स के ऊपर में प्रकाश डालना चाहता था। अगली वीडियो के अंदर में हम भाग 2 को, जिसके अंदर में उच्चतर शिक्षा से संबंधित क्या इंक्लूजन हमारे शिक्षा नीति के अंदर किए गए हैं, उन पर मैं आप सभी से अपना विचार विमर्श करूंगा। इस प्रकार से आने वाले कुछ सेशंस में हम एक एक करके क्रमशः समझेंगे कि क्या शिक्षा नीति के अंदर में परिवर्तन किए गए हैं जो कि हमारे, आपके, हमारे देश के, हमारे भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार पुनः उन सभी शिक्षाविदों से, उन सभी आविष्कारकों से, उन सभी संबंधित अधिकारियों से, शिक्षा से संबंधित अधिकारियों से, नेताओं से, गवर्नेंस से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि शिक्षा की व्यवस्थाओं पर निर्माण किए गए इस नीति को जिस प्रकार से बनाया गया है उस प्रकार से बड़ी गंभीरता के साथ में इंप्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। यदि हम किसी भी नीति को बनाने के बाद में इंप्लीमेंट करने के लिए फेल होते हैं तो निश्चित रूप से वो हमें एक खाई की तरफ ढकेलने का कार्य करता है। तो दोस्तों, आज आप सभी से एक बार पुनः मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी, यदि आप शिक्षा के लिए मेरे साथ, मेरी टीम के साथ में जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, यदि आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं भविष्य में युवाओं के लिए, जहां पर शिक्षा के लिए, शिक्षा के ऊपर में एक बहुत ही वेग के अंदर में कार्य हो सके, तो उसके लिए आप सभी मुझसे जुड़िए। मेरी सभी डिटेल्स आपको मेरे वीडियोस में मिल जाती हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करें, उस पर कमेंट करें, उसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाएं, ताकि हम अपने इस इनिशिएटिव को, इस आंदोलन को जो शिक्षा के प्रति आगाज हमने किया है, उसको बहुत ही धमक के साथ में लोगों तक पहुंचा सकें और आने वाले समय में शिक्षा के ऊपर में
और भी जो वीडियोस हम बनाएंगे वो उन सभी तक पहुंचता रहे। आप सभी से प्रार्थना कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और एक बार पुनः आप सभी को मेरा धन्यवाद पिछली वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और इसी प्रकार हम आगे आपके लिए कार्य करते रहेंगे। एक बार पुनः वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों, थैंक यू।